वेलकम टू डायरेक्ट साइंस क्लासेस। मैं राजेश। आज मैं आपको नया चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी हम स्टार्ट करने वाले हैं कि जैव प्रौद्योगिकी क्या क्या होता है, उसमें कौन कौन से ऐसे टेक्निक्स हैं जो यूज होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। तो जैव जैव प्रौद्योगिकी ये जीव विज्ञान की एक नई शाखा है। इट इज न्यू ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये जीव विज्ञान की एक नई शाखा है जिसके अंतर्गत हम जैविक तंत्रों का या जैविक क्रियाओं के अनुप्रयोगों का मानव के शरीर के ऊपर हम क्या क्या एप्लीकेशंस कर सकते हैं उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान की नवीन शाखा है जिसके अंतर्गत जैविक तंत्रों या जैविक क्रियाओं के अनुप्रयोग का मानव के शरीर पर क्या क्या हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, उसकी स्टडी करते हैं। अगर तो भारत में जैव प्रौद्योगिकी, इंडिया में इसका जब न्यूली ब्रांच है तो इंडिया में कब इसका क्या आना हुआ, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, तो 1932 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी निगम की स्थापना किया। 1932 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की इस्टेब्लिशमेंट किया, उन्होंने स्थापना किया। उसके बाद 1986 में 1986 में इसी को राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विभाग को, राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी निगम को, इसको कन्वर्ट कर दिया गया जैव प्रौद्योगिकी विभाग, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, जो कि अभी भी है वो वही चल रहा है। तो सबसे पहले हमारे देश में अगर बायोटेक्नोलॉजी की बात करें कि बायोटेक्नोलॉजी कब इसके ऊपर में थोड़ा बहुत काम चालू हुआ, तो 1932 में हमारे कंट्री में नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट बोल सकते हो या बोर्ड बोल सकते हो, उसके थ्रू स्टार्ट हुआ। हमने बायोटेक्नोलॉजी पे थोड़ा सा काम शुरू किया। फिर हमने 1986 में इसी का नाम कन्वर्ट करके बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट रख दिया, हमने इसको रूपांतरित कर दिया नाम का। इसके अंतर्गत 7 ऑटोमेटेड संस्थान हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, 7 स्वायत्त संस्थान हैं। संस्थान के नाम अगर मैं बोलूं कौन कौन से संस्थान हैं, तो सबसे पहला है राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षीकरण संस्थान, ये नई दिल्ली में है। सेकंड है राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र, ये पुणे में है। थर्ड है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और नैदानिक केंद्र, ये तुम्हारा हैदराबाद में है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान मानेसर में है। और राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान है, ये नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय संस्थान और निरंतर विकास संस्थान इम्फाल में है। और जीव विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर में है। ये याद करना पड़ेगा। 7 ऑटोमेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, स्वायत्त संस्थान है। इसके अलावा कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है जो कि बायोटेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। सबसे पहला हमारा हो गया भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम AIARI भी बोलते हैं, ये नई दिल्ली में है। सेकेंड है एम्स, जो कि न्यू दिल्ली में है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। और तीसरा है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, BARC भी बोलते हैं, मुंबई में है। और फोर्थ है भारतीय विज्ञान संस्थान केंद्र, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये बेंगलुरु में है। सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी माना जाता है। फिर आते हैं क्या कि सिद्धांत, किन सिद्धांतों पे, अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत, ये किन सिद्धांतों पे कार्य करता है, तो सिद्धांत निम्न कार्यों पर केंद्रित होता है। सबसे पहले जीन एवं उसके भागों को पृथक करना। हमारे बॉडी में डीएनए में जीन्स होते हैं, हम जीन को सेपरेट कर सकते हैं, जीन या उसके पार्ट्स को या जीनोम के पार्ट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है आरएनए व प्रोटीन का उत्पादन। आरएनए और प्रोटीन का हम इसके अदर तरीके से भी उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्शन ऑफ आरएनए और प्रोटीन का इस मात्रा में उत्पादन करना जो कि पहले संभव नहीं था, बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन करना। सेम यही एंजाइम और औषधियों का उत्पादन को बढ़ाना, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम एंड मेडिसिन के प्रोडक्शन को बढ़ाना। पहले हम बहुत कम मात्रा में उत्पादन कर पा रहे थे, लेकिन अब बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन कर सकते हैं। फोर्थ है हमारा अनुवांशिकी रोगों का निवारण, अनुवांशिकी दोषों का निवारण, ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है कि नहीं है, तो कोई भी जेनेटिक बीमारी हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल इसमें हमारा काम क्या करना है, हमको जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी है, जीन्स को काट के हटाना है, वहां पे नए जीन्स को जोड़ना है। दोबारा देखते हैं एक बार बायोटेक्नोलॉजी क्या है, तो बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजिकल सिस्टम की स्टडी करते हैं या बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होता है उसके क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं उसकी हम स्टडी करते हैं।
उसके बाद बात करेंगे कि इंडिया में कब आया था, तो 1932 में नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जिसे 1986 में कन्वर्ट करके बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया। इसके अंदर में 7 ऑटोमेटेड इंस्टीट्यूट से 7 स्वायत्त संस्थान थे, नाम आपको याद करने पड़ेंगे। इसके अलावा 4 ऐसे इंस्टीट्यूट्स थे जो कि बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर में काम करते हैं, जिसमें एम्स इंक्लूड हैं, भाभा एटॉमिक सेंटर इंक्लूड है, ये सारे चीजें इंक्लूड हैं, या इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट बेंगलुरु इंक्लूड है। ठीक है कि नहीं है। अब ये किन सिद्धांतों पे काम करता है, तो जीन हम सेपरेट कर सकते हैं, किसी जीन को या जीन के भाग को डीएनए में से सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा, आरएनए और प्रोटीन का हम बहुत अधिक मात्रा में प्रोडक्शन कर सकते हैं, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। तीसरा, एंजाइम और औषधि को बहुत अधिक मात्रा में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और फाइनल जो हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर को हम ट्रीट कर सकते हैं। तो ये बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि जैव प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त होने वाली तकनीक, कितनी तकनीकें हैं जो कि जैव बायोटेक्नोलॉजी में यूज होती हैं। सबसे पहली तकनीक है रासायनिक अभियांत्रिकी, केमिकल इंजीनियरिंग बोलते हैं, और दूसरा है तुम्हारा आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। इंपोर्टेंट है ये वाला, आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, पूरे चैप्टर्स में हम यही पढ़ेंगे। देखो, रासायनिक अभियांत्रिकी क्या होता है, तो इसके अंतर्गत में हम जीवाणु या प्रोकैरियोटिक कोशिका को वृद्धि कराते हैं। ये एक टेक्निक है जिसके अंतर्गत हम जीवाणु और प्रोकैरियोटिक कोशिका की पहले वृद्धि करा देते हैं, ग्रोथ करा देते हैं, उसके बाद उससे जैव रासायनिक उत्पाद को प्राप्त करते हैं। जैव रासायनिक उत्पाद इन द सेंस बायोटेक्निकल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि कोई एंजाइम हो गया, कोई मेडिसिन हो गई, कोई एंटीबायोटिक्स हो गया। पहले हमको किसी भी चीज को, जैसे बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो कि बैक्टीरिया से बनाए जाते हैं, तो सबसे पहले हमको केमिकल इंजीनियरिंग के थ्रू इन बैक्टीरिया को या फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं, इनको हमें लेबोरेटरी में या फिर मीडियम के अंदर में इनको ग्रो कराना पड़ेगा। उसके बाद इससे हम बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स को प्राप्त करेंगे। दूसरा हमारा है आनुवांशिकी अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि हम अपने वांछित लक्षण प्रारूप वाले, हमको जैसे फिनोटाइप चाहिए वैसे फिनोटाइप वाले जीव को प्राप्त करने के लिए, वांछित लक्षण प्रारूप वाले जीव को प्राप्त करने के लिए हम उसके डीएनए में जीन की कटिंग करते हैं, जीन को काट के हटाते हैं, फिर नया जीन जोड़ते हैं। तो वही लिखा है यहाँ पे कि इसके अंतर्गत वांछित लक्षण प्रारूप वाले जीव को प्राप्त करने के लिए जीन को जोड़ा या घटाया जाता है। हमको जैसा फिनोटाइप चाहिए वैसे फिनोटाइप को लेने के लिए, जाहिर सी बात, हम फिनोटाइप को कैसे बदल सकते हैं, हम जीन को चेंज करके बदल सकते हैं कि हम डीएनए से जीन को कटिंग करेंगे, वहां पे नया वाला जीन लाके जोड़ देंगे। तो ये हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब आते हैं, क्योंकि हमें पूरे चैप्टर में मेजरली जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करनी है, तो अब आते हैं आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होने वाले साधन। कौन कौन से ऐसे टूल्स है, क्योंकि इंजीनियरिंग है, ये इंजीनियरिंग है, अभियांत्रिकी है, अभियांत्रिकी में टूल्स का काम होता है। अब यहाँ हथौड़े का तो काम नहीं होगा, यहाँ केमिकल्स के काम होंगे। कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम होते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करते हैं वो एंजाइम रोल प्ले करते हैं। तो जनरली 4 प्रकार के एंजाइम्स मैंने लिखे हैं अभी, विदलन एंजाइम, डीएनए लाइगेज एंजाइम, क्षारीय फॉस्फेटेज एंजाइम और सिंथेटिक एंजाइम, संश्लेषी एंजाइम बोलते हैं हम, संश्लेषी एंजाइम। सबसे पहले हम बात करते हैं विदलन एंजाइम, क्लीवेज एंजाइम की बात करते हैं। नाम बता रहे क्लीवेज एंजाइम, क्लीवेज है तो तोड़ने का काम करेगा, तो ये डीएनए को खंडों में बांटने का, तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है, एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस और प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। तीनों को समझ, तीनों का काम कटिंग ही करना है। जरा देखो, नाम बता रहे एंडोन्यूक्लियस, दूसरा है एक्सोन्यूक्लियस। जो हमारे एंडोन्यूक्लियस हैं, ये डीएनए के बीच से डीएनए की बीच से कटिंग करने में मदद करता है। एंडो मतलब मिडिल से, एंडो मतलब मिडिल से, जैसे ये हमारा डीएनए स्टैंड है, हमारे डीएनए को बीच से काटने में मदद करता है। दूसरा हमारा एक्सोन्यूक्लियस, ये डीएनए के बाहरी, डीएनए में 2 एंड होते हैं इस तरह से, एक 3 एंड होगा, दूसरा वाला 5 एंड होगा, इधर एक 5 एंड, इधर 3 एंड होगा। तो ये 3 एंड और 5 एंड से डीएनए के क्षारक को, भाई डीएनए को कहां से काटेगा, नाइट्रोजन बेसिस से काटेगा, क्योंकि नाइट्रोजन बेसिस न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, तो नाइट्रोजन बेस को काटने का काम करते हैं। देखो, एंडोन्यूक्लियस मिडिल से काटते हैं, एक्सोन्यूक्लियस दोनों साइड से काट देते हैं, 3 एंड से और 5 एंड से नाइट्रोजन बेस को काटने का काम करते हैं।
तीसरा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम हमारा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। क्या इसको हम आणविक कैंची भी बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं, ठीक है कि नहीं? क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका काम क्या है? इसका काम है विलोम पदों को पहचानना। सबसे पहला काम है विलोम पदों को पहचानना, टू आइडेंटिफाई द पैलिंड्रोम्स। सबसे पहले हम विलोम पद को पहचानेंगे, ये पहचानता है, उसके बाद ये विलोम पदों को काटता है, पहचान के उसको काटने का काम करता है। कौन करता है? तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का दूसरा नाम बताओ, तो आणविक कैंची। क्यों आणविक कैंची कहते हैं? क्योंकि ये विलोम पदों को पहचान रहा है, पहचानने का भी काम करो, बाद में काटने का भी काम ये कर रहे हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया तुम्हारा, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड। प्रारूप 1, प्रारूप 2 और प्रारूप 3। देखो प्रारूप 1 का क्या काम होता है? जैसे सबसे पहले काम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज का काम क्या है? विलोम पद। पहले मैं तुम्हें विलोम पद बता देता हूं, विलोम पद क्या होता है, पैलिंड्रोम्स क्या होता है। पैलिंड्रोम्स क्षारों का एक ऐसा सीक्वेंस होता है, क्षारों का एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसको जब हम 3 एंड से 5 एंड की पढ़े तो उसका सीक्वेंस हमेशा साथ है। जैसे डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, एक का जो एक 3 एंड से 5 एंड की तरफ होता है, एक 5 एंड से 3 एंड की ओर होता है। तो अगर मैं इधर से पढ़ता हूं तो CTTAAG हो गया, इधर से पढ़ता हूं 3 एंड से, इसमें भी पढ़ता हूं 3 एंड से, तो CTTAAG मींस दोनों स्टैंड में एक ऐसा क्षारों का युग्म जिसके दोनों स्टैंड में हम 3 से 5 एंड की ओर जब हम पढ़ते हैं तो हमें सीक्वेंस जो हो समान मिले, उसको बोलते हैं विलोम पद, पैलिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है कि नहीं है? तो इसको पहचानने का काम कौन करता है? ये सीक्वेंस, कि ऐसा सीक्वेंस कहां पे आ रहा है पूरे डीएनए में, इसको पहचानने का काम करता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, ठीक है? अब कटिंग करने के 2 तरीके हैं मेजरली, या तो बिल्कुल बीचों बीच से ही काट देगा, या तो ऐसे करके काट देगा, कटिंग कर देगा कि बिल्कुल बीचों बीच से कटिंग कर देगा, या तो कुछ इस सीक्वेंस में कटेगा। तो इस तरह से, इसी तरह से इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज को 3 भागों में बांटा गया है, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड। टाइप फर्स्ट वाला जो है ये विलोम पदों को एक ही स्थान से काटते हैं, जैसे मैंने बताया कि यहां से काट दिया और यहां से काट दिया, हटा दिया। तो इस तरह से जो हमको मिलता है, इस तरह से जो हमको मिलता है, इसको हम बोलते हैं कुंद छोर, कुंद छोर, जिसको बोलते हैं ब्लंट एंड बोलते हैं, ब्लंट एंड। जैसे मैंने मान लिया कि GAATTC सीक्वेंस और CTTAAG सीक्वेंस है। अब पहला वाला जो रहेगा टाइप फर्स्ट एंजाइम, वो मान लिया कि यहां से काट रहा है इस तरह से, और एक यहां से काट रहे हैं, दोनों सीक्वेंस को, दोनों स्टैंड को एक ही जगह से काट रहे हैं। तो यहां से जो मिलेगा वो हमको एक सपाट एंड मिलेगा, एक प्लेन सरफेस वाला एंड मिलेगा, और इस एंड को बोलते हैं हम सलांग छोर। क्या बोलते हैं? सलांग छोर, सॉरी कुंद छोर बोलते हैं, ब्लंट एंड बोलते हैं। और दूसरा जो टाइप 2 है, ये क्या करेगा? दोनों को अलग अलग जगह से काटे इस तरह से, और इस तरह से हमको छोर मिलता है खुरदुरा सा, जिसको हम बोलते हैं सलांग छोर, स्टिकी एंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिकी एंड। और जो टाइप थर्ड होता है वो फर्स्ट और सेकंड का मिडिल वाला होता है, फर्स्ट और सेकंड का मिडिल वाला होता है, ठीक है कि नहीं है? ठीक है। अब हमारा अगला है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज, जहां पे भी तुम्हें लाइगेज एंजाइम दिखे, जहां पे भी लाइगेज एंजाइम दिखेगा, इसका मतलब है क्या करना? जोड़ने का काम करते हैं। क्या करता है ये? जोड़ने का काम करता है। तो ये नाइट्रोजन बेसिस को जोड़ने का, या फिर डीएनए के जो टूटे हुए खंड हैं उनको जोड़ने का काम करेगा। फिर अगला हमारा क्षारीय फॉस्फेटेज। क्षारीय फॉस्फेटेज, क्षारीय फॉस्फेटेज का काम होता है, भाई जाहिर सी बात है कि नाइट्रोजन बेसिस, देखो मैं बताता हूं, जब हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में, तो डीएनए क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? नाइट्रोजन बेस होता है, फॉस्फेट समूह होता है, और सुगर मॉलिक्यूल होता है, शर्करा अणु होता है। जो सुगर मॉलिक्यूल्स और नाइट्रोजन बेस आपस में कनेक्टेड होते हैं, फॉस्फेट, ये तो नॉर्मल आपस में बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, और इस तरह से एक सुगर मॉलिक्यूल और एक सुगर मॉलिक्यूल हो गया, नाइट्रोजन बेस हो गया, दूसरा सुगर मॉलिक्यूल हो गया, नाइट्रोजन बेस हो गया। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का जो काम होता है, वो काम होता है फॉस्फेट बॉन्ड का, PO4 बॉन्ड का काम होता है जनरली। तो क्षारीय फॉस्फेटेज एंजाइम क्या करता है? क्षारीय फॉस्फेटेज एंजाइम करता है इस बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है। ये जो फॉस्फेट बॉन्ड है ना, इस फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है 5 एंड से। उसके बाद सिंथेटिक एंजाइम।
सिंथेटेज एंजाइम, संश्लेषी एंजाइम बोलते हैं हम इसको। नाम बता रहा है संश्लेषी एंजाइम है, सिंथेटेज एंजाइम है, तो ये क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा, चीजों को सिंथेसिस करने में मदद करेगा। इसके दो प्रकार होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज और प्रतिवर्ती ट्रांसक्रिप्टेज। एक हमारा डीएनए पॉलीमरेज हो गया और दूसरा हो गया प्रतिवर्ती ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं इसको, है ना। जो पहला वाला मैंने नाम लिया डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनए को रेप्लिकेट करने में मदद करता है, डीएनए का द्विगुणन करने में मदद करता है। नाम बता रहे पॉलीमरेज है, तो पॉलीमरेज क्या करता है, वो जो डीएनए को रेप्लिकेट करने में मदद करता है, द्विगुणन करने में काम करता है। और जो डीएनए ट्रांसक्रिप्टेज है, डीएनए ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है, जो आरएनए होता है, आरएनए का पूरक डीएनए बनाने में मदद करता है, आरएनए का पूरक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाने में। जो टेम्पलेट आरएनए होता है, जैसे टेम्पलेट आरएनए डीएनए से अटैच होकर फिर डीएनए बनाएगा, तो उस टेम्पलेट आरएनए का जो पूरक डीएनए है उसको बनाने में मदद करता है। ओवरऑल हम कह सकते हैं संश्लेषण एंजाइम का काम क्या होता है, सिंथेसाइज करना, पॉलीमराइजेशन करना, एक डीएनए से दो डीएनए को बनाना। मैं रिपीट करता हूं चीजों को एक बार। देखो कौन कौन से टेक्निक्स हैं बायोटेक्नोलॉजी में, दो टेक्निक्स हैं, केमिकल इंजीनियरिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, इसमें हम जनरली क्या करते हैं, बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक सेल्स को पहले ग्रो करा लेते हैं, इसमें भी ग्रो कराते हैं, लेकिन पहले हम इंजीनियरिंग करके तब ग्रो कराते हैं। बताएंगे अभी। तो केमिकल इंजीनियरिंग में हम बैक्टीरिया को और प्रोकैरियोटिक सेल्स को हम पहले ग्रो करा लेते हैं, फिर उससे हम बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स को प्राप्त कर लेते हैं, एंजाइम्स हो गए, मेडिसिन हो गए, इनको हम प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन आनुवांशिक अभियांत्रिकी हमको जैसा जीव चाहिए, हम वांछित लक्षण प्रारूप वाले जीव को हमें उत्पन्न करना है। कैसे करेंगे बच्चों हम, तो वांछित लक्षण प्रारूप वाले जीव को उत्पन्न करने के लिए हम जीन को जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं। कहां से, डीएनए के खंडों से जोड़ते हैं, वहां पे नया जीन लाके जोड़ देते हैं, इस तरह से। अब अनुवाद इसमें कौन कौन से ऐसे साधन है जो यूज होते हैं, एंजाइम्स यूज होते हैं। जनरली हमने 4 एंजाइम का डिस्कशन किया अभी। कौन कौन से एंजाइम है, विदलन, लाइगेज, क्षारीय फॉस्फेटेज और संश्लेषी एंजाइम। विदलन का काम होता है चीजों को तोड़ना, चीज का इन द सेंस क्या होगा बच्चों, नाइट्रोजन बेसिस को बीच में से काटने का काम करता है। लाइगेज का काम जोड़ने का होता है, क्योंकि जब हमने कटिंग करके हटा दिया तो उस जगह पे कुछ चीज जुड़ेगा भी, नए जीन को जोड़ेंगे, उसके लिए भी कोई एंजाइम काम करना चाहिए। कौन सा एंजाइम करेगा, डीएनए लाइगेज एंजाइम काम करेगा। आगे हमारा क्षारीय फॉस्फेटेज है, फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है 5 एंड से। और संश्लेषी एंजाइम डीएनए को पॉलीमर बनाने का काम करता है, डीएनए का रेप्लिकेशन करने का काम करता है। अब दोनों में डीएनए बनाए गए 2 प्रकार के थे, एक तुम्हारा क्या था कि डीएनए पॉलीमरेज था और दूसरा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज था। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, डीएनए का रेप्लिकेशन करेगा, एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनाएगा। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा, जो टेम्पलेट आरएनए होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, पूरक डीएनए बनाने की कोशिश करता है। अभी आते हैं हम, फिर हमारा विदलन एंजाइम था। विदलन एंजाइम 3 प्रकार के थे जनरली, एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस और प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। जो एंडोन्यूक्लियस होता है ये मिडिल से काटता है बीच से, डीएनए का दो स्टैंड है, दोनों स्टैंड को इसने बीच से काट दिया। जो एक्सोन्यूक्लियस, एक्सो मतलब बाहर, बाहर का मतलब कि ये क्या करेगा, बाहर से कटिंग करेगा, 3 एंड से और 5 एंड से कटिंग करेगा। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है इस पूरे बायो जेनेटिक इंजीनियरिंग में। इसको मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं, आणविक कैंची भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, तो ये विलोम पदों को पहचानता है और उसको काटने का काम करता है। 2 तरीके से जनरली काटा जाता है, जिसके अकॉर्डिंग ये 3 प्रकार के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। प्रारूप 1, प्रारूप 2, प्रारूप 3। प्रारूप 1 वाला जो होगा वो एक ही स्थान से काटेगा, जब ऐसा कटिंग होता है इसको बोलते हैं कुंद छोर, और जब अलग अलग स्थान से काटता है तो वहां से जो छोर बनता है उसको बोलते हैं सलांग छोर, स्टिकी एंड बोलते हैं। और टाइप 3 इन दोनों का मिक्सचर होता है। अब जनरली देखिए विलोम पद क्या होता है, तो विलोम पद का मतलब यह है कि जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं, दोनों स्ट्रैंड का एक ऐसा सीक्वेंस जिसको हम 3 एंड से 5 एंड की ओर जब पढ़ें तो उनका जो सीक्वेंस एक जैसा आ जाए उसको हम बोलते हैं विलोम पद, पैलिंड्रोम बोलते हैं। ये हमारा ओवरऑल था क्या, टूल्स थे, कौन से टूल्स थे जो कि यूज होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला है हम यूज टूल्स की बात करते हैं। एक टूल्स रह गया था जिसको क्लोनिंग वाहक होते, क्लोनिंग वेक्टर्स बोलते हैं। क्या होता है क्लोनिंग वाहक, सबसे पहले क्लोन समझना होगा। क्लोन्स क्या होते हैं, तो क्लोन्स ऐसे जीव होते हैं जो कि बिल्कुल संरचना में, मॉर्फोलॉजी में और जेनेटिक स्ट्रक्चर में एक जैसे होते हैं, उसको क्लोन बोलते हैं। ठीक है कि नहीं। तो क्लोनिंग वाहक ऐसे वाहक मतलब या तो बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है। ऐसे बैक्टीरिया या वायरस होते हैं जो कि
इजीली एक जीव से दूसरे जीव में जाके और उसको रेप्लिकेट कर सकता है। उसके अंदर जो डीएनए हम डालेंगे उस डीएनए को वैसा ही रेप्लिकेट करने की क्षमता रखता है। उसको हम क्लोनिंग वाहक बोलते हैं, क्लोनिंग वेक्टर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं तो 4 एग्जाम्पल जनरली तुम्हें याद रखना है, और जो प्लाज्मिड एग्जाम्पल है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मिड जो वाहक होता है, प्लाज्मिड वाहक, सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला प्लाज्मिड वाहक है वह है PBr322। ठीक है कि नहीं है? ये रेस्टासाइक्लिन प्रतिरोधी बनाने की क्षमता रखता है। और प्लाज्मिड होता क्या है बच्चों? तो प्लाज्मिड जनरली एक वृत्ताकार डीएनए होता है। प्लाज्मिड क्या होता है? एक वृत्ताकार डीएनए होता है, और ये एबल होता है कि इजीली एक सेल से दूसरे सेल में चला जाए, इजीली एक सेल से दूसरे सेल में चला जाए। एक बार दोबारा समझते हैं प्लाज्मिड प्लाज्मिड क्या होता है? तो प्लाज्मिड एक ऐसा वाहक होता है, प्लाज्मिड एक वृत्ताकार डीएनए होता है, जनरली वृत्ताकार डीएनए होता है, और इसके अंदर में टेंडेंसी होती है कि ये इजीली एक कोशिका से दूसरे कोशिका में प्रवेश कर जाता है। इसके अंदर में क्या टेंडेंसी होती है? इसके अंदर में टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी और एम्पिसिलिन प्रतिरोधी, टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन प्रतिरोधी उत्पन्न करने की क्षमता होती है। प्लाज्मिड जनरली यूज होने वाले जो प्लाज्मिड है वो PBr322। क्या काम पड़ेगा हमको अभी पता चलेगा आगे, जब हम इन प्रोसेस के स्टेप्स को पढ़ेंगे इसमें इस वाहक का काम पड़ेगा, तो वहां पे इसका यूज होगा वाहक का। अभी तुम फंक्शन भी समझोगी कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा। फिर हमारा बैक्टीरियोफेजेस, फेजेस मतलब होता खाना। तो बैक्टीरियोफेजेस एक ऐसे जीवाणु होते हैं, सॉरी विषाणु होते हैं, वायरस होते हैं, जो कि बैक्टीरिया को संक्रमित करने की टेंडेंसी रखते हैं। इट हैज टेंडेंसी टू इन्फेक्ट बैक्टीरिया। देखो मैं बताता हूँ करना क्या होगा इसमें हमको, कि हमको एक डीएनए बनाना होगा अपने मन जैसा, फिर उस डीएनए को हमको रेप्लिकेट कराना होगा। तो रेप्लिकेट कराने के लिए हमें उसे किसी जीव के अंदर में डालना होगा। तो पहले हम उसको किसी में डाल देते हैं? वाहक में डाल देते हैं, जैसे बैक्टीरियोफेज में डाल देंगे। अब इसको ये क्या करेगा? संक्रमण फैला देगा किसके अंदर में? बैक्टीरिया के अंदर में संक्रमण फैला देगा, और बैक्टीरिया बहुत तेजी से रेप्लिकेट करेगा, उसमें बहुत सारे वही वाले डीएनए रेप्लिकेट हो जाएंगे, फिर हम उसको अलग कर लेंगे। ये है। फिर रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस का जनरली जंतुओं में यूज किया जाता है, कि जंतुओं में ये क्या करता है कि सेल्स को ग्रोथ करा के ट्यूमर सेल्स में, कैंसर कोशिकाओं में परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। कैंसर कोशिकाओं में तो कोशिकाओं का गुच्छा बना देता है। ठीक है, सेम यही एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस एक बैक्टीरिया है, जो कि इसका हम वाहक के रूप में किसमें काम करते हैं? पादप में। अगर हमें पादप में प्लांट्स में वाहक वेक्टर्स के फॉर्म में यूज करना है तो हम किसका यूज करते हैं? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। आपको 4 नाम याद रखने हैं। ठीक है, ये भी वही करता है, ट्यूमर सेल्स बनाता है। इनफैक्ट जैसे हम करा देते हैं तो ट्यूमर सेल्स बनाने की टेंडेंसी रखता है। एक बार दोबारा देखो, वाहक क्या होता है? तो वाहक ऐसे होते हैं जिसको हम डीएनए, जो कि डीएनए को एक जीव से या फिर जीन को एक जीव से दूसरे जीव में ले जाने की टेंडेंसी रखता है। 4 प्रकार के हैं, प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, रेट्रोवायरस और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। जो प्लाज्मिड होते हैं वो जनरली यूज होने वाला सबसे इंपॉर्टेंट उसमें जो है वो PBr322 है। ठीक है, प्लाज्मिड होता कैसे है? राउंड शेप स्ट्रक्चर होता है। आप स्ट्रक्चर में इसका याद रखें, कभी कभी सीधा स्ट्रक्चर भी पूछ लेता है कि प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर बताओ। तो राउंड वृत्ताकार एक जनरली डीएनए होता है, इसके अंदर में टेंडेंसी होती है कि इजीली एक सेल से दूसरे सेल में चला जाए। बैक्टीरियोफेज ये वायरस होते हैं, जनरली वायरस होते हैं, और ये बैक्टीरिया को संक्रमित करने की क्षमता रखते हैं। दे हैव टेंडेंसी टू इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। रेट्रोवायरस ये जंतुओं को इन्फेक्ट करने की क्षमता रखते हैं, और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस ये कार्गो के लिए जनरली किया जाता है। अब आते हैं प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जैव प्रौद्योगिकी कितने चरणों में संपन्न होता है? तो प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। सबसे पहला हमारा है वांछित जीन का विदलन, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। आइसोलेशन ऑफ डिजायर, हमको जैसा जीन चाहिए, हमको जिस कैरेक्टर वाला जीन चाहिए, हमें सबसे पहला आइसोलेट मतलब छांटना, आइसोलेट मतलब होता है छांटना, आइसोलेशन करना। तो सबसे पहले हम उन जीनों का आइसोलेशन करेंगे। मैं बताऊंगा 5 स्टेप्स में करते हैं जनरली। फिर आता है वाहक डीएनए अणु का चयन। हमने जीन को आइसोलेट कर दिया, फिर उस जीन को किसी में डालना है, किसी चीज में डालना है, तो उस जिसमें हम डालेंगे उसको बोलेंगे वाहक डीएनए मॉलिक्यूल्स, है ना? वाहक वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल्स, ये वही वाहक क्लोनिंग वाहक से निकलेगा। ठीक है नहीं? वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल्स को हम चयन करेंगे। अभी उसको आइसोलेट कर लिया हमने, वेक्टर को छांट लिया। अभी थर्ड देखो, वांछित जीन को वाहक डीएनए से जोड़ दिया। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ से जो वांछित जीन निकाला उसको हमने वाहक डीएनए में जोड़ दिया। वांछित जीन को वाहक डीएनए से जोड़कर पुनर्योगज, और इस तरह से जो डीएनए बनेगा, जैसे देखो मेरी बात सुनो, जैसे हमारे एक डीएनए मॉलिक्यूल्स, इसके हमने इस खंड को काट के अलग कर दिया, और यहाँ पे हमने जैसा हमारा रिक्वायर्ड वांछित डिजायर्ड जीन था उसको हमने जोड़ दिया। अब जो नया डीएनए बन गया, ये जो नया डीएनए बना इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पुनर्योगज डीएनए बोलते हैं, पुनर्योगज डीएनए बोलते हैं।
अब थर्ड स्टेप में इस तरह से पुनर्योजित डीएनए का निर्माण हो जाएगा, ये थर्ड स्टेप में होगा। फोर्थ स्टेप क्या होगा, पुनर्योजित डीएनए को पोषक जीवाणु के अंदर में प्रवेश कराना। अब हमने ये पुनर्योजित डीएनए तो बना लिया, लेकिन इसको मल्टीप्लिकेट करना है ना, तो हम इसको होस्ट बैक्टीरिया के अंदर में प्रवेश करा देते हैं, पोषक जीवाणु के अंदर में, जहां ये रेप्लिकेट करता है बहुत तेजी के साथ में, ठीक है। और लास्ट स्टेप हमारा पुनर्योजित डीएनए द्वारा विजातीय जीन उत्पाद को प्राप्त करना। अब हमको बहुत ज्यादा पुनर्योजित डीएनए मिल गया, तो अब हमको जैसा भी जेनेटिक प्रोडक्ट्स प्राप्त करना है हम इजीली प्राप्त कर सकते हैं। अभी देखते हैं वांछित जीन का जो विदलन होता है, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, ये कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है, तो 5 स्टेप्स में जनरली कंप्लीट होता है। सबसे पहला हमारा स्टेप है कोशिकाओं का विघटन एवं उससे डीएनए का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम इट। देखो मेरी बात सुनो, विदलन हम कैसे निकालेंगे, हम जो हमारा क्या है वांछित डिजायर्ड जीन को आइसोलेट करना है। आइसोलेट करने के लिए क्या करेंगे, तो डिजायर्ड जीन को आइसोलेट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोशिकाओं को विदलित करते हैं। विदलित मतलब डिकम्पोज करते हैं, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेल एंड आइसोलेशन ऑफ इट्स डीएनए। इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, तो इसके लिए प्रोटीएज एंजाइम, ध्यान रखने वाली चीज है, प्रोटीएज एंजाइम और राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम जिसको ट्रीट करा देते हैं। हम क्या करेंगे, एक सेल लेंगे, सेल को हमें डिकम्पोज करना है, डिसइंटीग्रेट करना है, तोड़ना है उसकी भित्ति को। उसकी भित्ति को तोड़ने के लिए हम इसको प्रोटीएज एंजाइम से ट्रीट कराते हैं। ध्यान रख लेना, प्रोटीएज एंजाइम और राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम से हम इसको ट्रीट कराते हैं। जैसे हम इसको ट्रीट कराते हैं तो जो डीएनए होता है वो महीन महीन धागों के फॉर्म में सेपरेट हो जाते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। फिर हम क्या करेंगे, प्रतिबंधन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जिसको हम मॉलिक्यूलर सीजर बोल रहे थे, मॉलिक्यूलर आणविक कैंची बोल रहे थे, उसके द्वारा हम डीएनए का विलोम पदों से विभेदन कर देंगे। अब इसका काम ही है कि डीएनए को विलोम पदों से पहचाना और कटिंग करना। ये पहचान लेगा और वहां से क्या कर लेगा, कटिंग कर देगा। फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि द्वारा, ये एक मेथड है, जनरली इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब जो आयंस होते हैं वो एक तरफ मूव कर जाते हैं। एक मेथड आप ये समझो कि एक मेथड है जिसके द्वारा ये जो डीएनए खंड टूटे हैं, जो डीएनए खंड सेपरेट हुए हैं, उन डीएनए खंडों को हमने क्या कर लिया, अलग अलग कर लिया। ठीक है, कौन से मेथड से, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड से। और फिर हमारा डीएनए आरएनए संकर का निर्माण, फिर जो हमने डीएनए को पृथक किया है उसको हम एमआरएनए टेम्पलेट के साथ में लगा देंगे, उसको हम एमआरएनए टेम्पलेट के साथ में मिक्स कर देंगे, जिससे वो डीएनए आरएनए सम्मिश्र बनेगा, डीएनए आरएनए कॉम्प्लेक्स बनेगा, संकर बनेगा। फिर हमारा क्या है, द्विसूत्री डीएनए के खंडों का संश्लेषण। फिर हम जनरली करते क्या है, इसको हीट कर देते हैं, हीट करने के बाद हम उसमें से एक सूत्री जो एमआरएनए है तो उसको अलग कर देते हैं, पर हमारा जो जनरली डीएनए बनता है उसको भी हम क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। तो ये सबसे पहले हमारा वांछित जीन का विदलन 5 स्टेप में कंप्लीट हुआ। अभी हम पढ़ेंगे वाहक डीएनए अणुओं का चयन। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा हमारा, मतलब इन 4 में से डिसाइड करने का तरीका हमें पहले ही पता चल गया। प्लाज्मिड जनरली ह्यूमन सेल के ऊपर में किया जाता है, ये किसको इन्फेक्ट करते हैं, वायरस होता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ये एनिमल के अंदर में और ये प्लांट के अंदर में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, बाकी स्टेप्स देखेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो हम पढ़ रहे थे प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कौन कौन से स्टेप्स है जो इंक्लूड है, 5 स्टेप हमने पढ़े थे। वांछित जीन का विलगन, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, वाहक डीएनए अणु का चयन, है ना। उसके बाद हम वांछित जीन को वाहक डीएनए से जोड़कर पुनर्योजन, 2 तो मैं समझा दिया था। वाहक डीएनए अणु का चयन, 4 प्रकार के हमने वाहक की बात की थी, वेक्टर्स की बात की थी, उसका हम चयन करेंगे। जनरली वाहक क्या होता है, डिजायर्ड जीन को हम क्या करते हैं, वेक्टर ऑर्गेनिज्म के अंदर में, वेक्टर डीएनए में प्रवेश करा देते हैं, जहां वो आपस में कंबाइन करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाता है, पुनर्योजित डीएनए बनाता है। तो थर्ड स्टेप भी यही था हमारा, पुनर्योजित डीएनए का निर्माण। जब पुनर्योजित डीएनए बन जाता है, जरा ध्यान देना, जब पुनर्योजित डीएनए बन जाता है तो उसको हम बहुत सारे पुनर्योजित डीएनए को रेप्लिकेट कराते हैं, है ना। वो जो रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है वो पीसीआर रिएक्शन द्वारा होता है, पॉलीमर चेन रिएक्शन द्वारा होता है, पॉलीमर श्रृंखला अभिक्रिया, पॉलीमर चेन रिएक्शन अभिक्रिया द्वारा होता है, जिसे रेप्लिकेशन होता है। इस स्टेप को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये लंबा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट भी है बहुत ज्यादा, तो अगली बार समझेंगे। जनरली अभी तुमको इतना याद रखना है कि यहाँ से जो पुनर्योजित डीएनए मिला है हमको, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो हमें मॉलिक्यूल मिला है, उसका रेप्लिकेशन होता है इस प्रोसेस से, और बहुत सारे पुनर्योजित डीएनए का निर्माण हो जाता है।
अब हम उस पुनर्योगज डीएनए के अंदर में पोषक जीवाणु इन द सेंस एक ऐसा जीवाणु जिसको होस्ट, इंग्लिश में होस्ट बैक्टीरिया बोलते हैं, उसमें प्रवेश कराते हैं, जो कि इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके और बहुत सारे पुनर्योगज डीएनए का निर्माण करता है, मल्टीप्लिकेट करता है। तो पुनर्योगज डीएनए को पोषक जीवाणु के अंदर में प्रवेश कराने के लिए मेथड होता है तुम्हारा रूपांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड होता है, पारगमन होता है, ट्रांसडक्शन होता है। देखो रूपांतरण में क्या होता है, रूपांतरण एक प्रोसेस है जिसके अंदर में हम एक कोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर में या फिर जीवाणु में बोल सकते हो, इसके अंदर हम विजातीय डीएनए को इसके अंदर प्रवेश करा देते हैं। विजातीय डीएनए मतलब इसको हम इसके अंदर में प्रवेश, जनरली पोषक जीवाणु में जो यूज किया जाता है वो जनरली ई कोलाई यूज किया जाता है, ई कोलाई बैक्टीरिया को हम यूज करते हैं। फिर दूसरा है पारगमन, ट्रांसडक्शन। पारगमन में क्या होता है, एक जीन से दूसरे जीन में जीवाणु भोजी द्वारा, इसमें क्या होता है जीवाणु भोज, इसमें बैक्टीरिया के द्वारा होता है, इसमें जीवाणु बैक्टीरियोफेजेस के द्वारा ट्रांसफर हो जाता है। और कुछ ऐसे होते, अभी हम इस दोनों में हम किसी न किसी वाहक का यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम बैक्टीरिया का यूज कर रहे थे और यहाँ पे हम बैक्टीरियोफेज का यूज कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे टेक्निक्स भी जहाँ पे वेक्टर्स की हमको रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं वाहक रहित जीन स्थानांतरण, वेक्टर लेस जीन ट्रांसफर, या इसको हम डायरेक्ट जीन ट्रांसफर भी बोलते हैं, प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण भी कहते हैं। तीन तकनीकी यूज की जाती हैं, एक उष्मीय झटका यूज होता है ना, दूसरा है इलेक्ट्रोपोरेशन और तीसरा है तुम्हारा जीनगन विधि। जो उष्मीय झटका उसको हीट स्ट्रोक बोलते हैं। हम क्या करते हैं, जो हमारा बैक्टीरिया के अंदर में प्रवेश करा के, और हम क्या करते, या फिर इसको जो हमारा पोषक जीवाणु होता है, जो पुनर्योगज डीएनए होता है वो जिसके अंदर में रहता है उसको हम हीट करा देते हैं, जिससे उसका जो मेम्ब्रेन होता है वो टूट जाता है। दूसरा इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड है, वही आयंस वाली इलेक्ट्रिसिटी वाला मेथड है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते हैं जिससे जो उसका लेयर होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, वो टूट जाता है, इलेक्ट्रोपोरेशन। और तीसरा है जीनगन एक विधि होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जीनगन विधि में हम क्या करते हैं कि स्वर्ण मुद्रा, मतलब स्वर्ण जो गोल्ड के पार्टिकल्स होते हैं, गोल्ड के पार्टिकल्स को बम्बार्टमेंट कराते हैं, जिससे जो जीन होता है वो उससे चिपक, विजातीय डीएनए होता है वो चिपक जाता है उस बैक्टीरिया के अंदर में। फिर हमारा इसके बाद जब हमने होस्ट के अंदर में प्रवेश करा दिया, तो पुनर्योगज डीएनए का पूंजीकरण को बोलते हैं क्लोनिंग का मतलब क्या होता है कि जो जिस बैक्टीरिया के अंदर में प्रवेश कराया है, जरा ध्यान देना, जिस वाहक के अंदर में हमने प्रवेश कराया है उसी को रेप्लिकेट करे, उसी के जैसा नया जीव बनाएगा। पूंजीकरण मतलब क्लोनिंग होता है, क्लोन का मतलब उसी के जैसा नए जीव को बनाना। तो पुनर्योगज डीएनए अणु का पूंजीकरण, ठीक है। फिर हमारा है बच्चों पुनर्योगज डीएनए द्वारा विजातीय जीन उत्पाद को प्राप्त करना। इस तरह से यहाँ पे हमको बहुत सारा पुनर्योगज डीएनए मिलेगा और इस पुनर्योगज डीएनए को हम विजातीय जीन उत्पाद को, हमको जैसा जीन प्रोडक्ट चाहिए होगा हम उसको बना सकते हैं। अच्छा, जीन प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक डिवाइस यूज होता है जिसको हम बोलते हैं बायोरिएक्टर यूज बोलते हैं हम। बायोरिएक्टर एक टैंक जैसा डिवाइस होता है जिसमें यहाँ से जो हमको मिला है हमको यहाँ से जो पुनर्योगज डीएनए बहुत ज्यादा अमाउंट में मिला है, इसका हम उपयोग कर लेते हैं बायोटेक्निकल प्रोडक्ट्स बनाने में या बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स बनाने में, जैसे कि एंजाइम्स हो गए हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स हो गए हैं, इसको बनाने के लिए। तो ये पूरा बायोटेक्नोलॉजी का एक डिटेल स्टडी था कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, उसमें हम क्या पढ़ते हैं। अभी हमारा इसमें रह गया टॉपिक पॉलीमर चेन रिएक्शन, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है।